बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट एक्सरसाइज हम 4.3 आज करेंगे। 4.3 इजी है एक्सरसाइज, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा इसको करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, पहले इसको सीख लेते हैं फिर आगे हम चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ। फर्ज करो ये मैं 2 बाय 2 का ले लेता हूँ। 3 बाय 3 का तो वैसे ऐसे नहीं हल होगा। 2 बाय 2 का डिटर्मिनेंट निकालना और होता है। मैं फिलहाल 2 बाय 2 का ही लेता हूँ। 2 3 5 2 ये लेता हूँ एक मैट्रिक्स। और एक मैट्रिक्स और लेता हूँ, चलो इसको मैं नाम देता हूँ ए का और इसको नाम देता हूँ बी का। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स लेता हूँ 4 3 6 2। तो आपको पता है इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। अगर मैं इसका देखूं तो ये आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई और 5 को किससे करेंगे, 3 से। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 15, ये रह जाएगा माइनस का 11। ठीक है। और इस तरह इसका बी का भी मैं डिटर्मिनेंट लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 से, और 2 किससे होगा, 6 से, आपको पता ही है। तो ये आ जाएगा 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो देखें इसका मैंने डिटर्मिनेंट लिया है, तो डिटर्मिनेंट आया है माइनस 11 के इक्वल, यानी कि जो कि है एक नॉन जीरो वैल्यू, जीरो नहीं आया। और इसका डिटर्मिनेंट लिया तो कितना आया, 0। तो बच्चों यहाँ से हम ये एक नतीजा इन नखल करेंगे इसी रिजल्ट से जो मैंने निकाले हैं दो, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं सिंगुलर। जैसे इस बी का डिटर्मिनेंट 0 है तो बी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी इज सिंगुलर। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर। तो यहाँ पे देखें ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, नॉन 0 है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए इज नॉन सिंगुलर। तो बच्चों यहाँ तक कंसेप्ट है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का। यानी सादा अल्फाज में सिंगुलर वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, 0 हो, और नॉन सिंगुलर वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 हो। अब यहाँ पे देख लें 4.3 का पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। इनमें से कौन कौन से सिंगुलर हैं ये बता दें। तो इजी है, हमने इनको सॉल्व करना है, इनका डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर तो 0 आ जाएगा तो हम क्या देंगे, सिंगुलर। अगर 0 नहीं आता तो हम क्या कह देंगे, नॉन सिंगुलर। जैसे पहला पार्ट ही है, इसका बताना है हमने सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो यहाँ पे 2 है, 12 है, √2 है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 72 का √। तो पहले तो इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ जाएगा, आपको पता है, 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, 72 के अंडर से, माइनस लगाएं, और √2 किससे होगा, 12 से होगा। ठीक है। तो 72 का अंडर है, इसको आप लिख सकते हैं। अब आपको पता होगा 36 मल्टीप्लाई बाय 2, और -12 को शुरू में लिख लें और 12 का अंडर इधर लिख लें। ये मैंने इधर लिख दिया है और ये इधर लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें 36 का अंडर कितना होता है, 6 होता है। तो 6 आ जाएगा बाहर। तो 2 का तो नहीं खत्म होगा क्योंकि 2 का तो हमें पता ही नहीं कितना होता है, इशारिये में था, इशारिये बनाना नहीं ना। तो ये माइनस वैसे का वैसे ही, और ये भी 12, 2 का अंडर भी वैसे। ये 6 2 कितना हो जाएगा, 12, 12 2 का अंडर -12, ये भी 12 2 का अंडर। ये वैल्यू है प्लस की, और ये इतनी वैल्यू प्लस की है, ये इतनी क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा x माइनस एक्स, हम इसको काट के क्या लिख देते हैं, 0। इसी तरह एक प्लस की एक वैल्यू माइनस की है, ये दोनों काट के क्या आ जाएगा, रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो एट द एंड हम क्या लिख देंगे, ये जो मैट्रिक्स है क्या है, सिंगुलर है। सो दिस इज सिंगुलर। तो ठीक है, यहाँ तक हमारा पहला पार्ट मुकम्मल होता है। दूसरा देख लें, दूसरा का पहले डिटर्मिनेंट निकालना है। लेकिन दूसरा ये दूसरा तो मैं इधर कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे हमें इतना ख्याल रखना पड़ेगा कि दूसरा जो मैट्रिक्स है इसमें जो आपको दिया है ना, अपना मैट्रिक्स जो दिया है वो 3 बाय 3 का है। तो 3 बाय 3 का डिटर्मिनेंट याद करें कैसे हम निकालते थे, 120 0 0 0 10 10। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो फिर आपको ये समझ आ जाएगी।
तो यहाँ पे आ जाएगा इसका, हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो तरीकाकार क्या होता था, पहले इस नंबर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, इसको सिलेक्ट करेंगे 1 लिखेंगे और आगे हमने डिटर्मिनेंट लेना है किसका, ये वाली लाइन भी इग्नोर करेंगे और इधर से ये वाली भी इग्नोर कर देंगे, तो ये वाला जो बचा है ये लिखना होता है, तो ये आ जाएगा 0 10 30 और 20। इसके बाद हमने क्या करना होता है, 20 को लेना होता है, याद करें क्या करना होता है, हमने 20 को लेना होता है, जो मैं रेज कर दूं, तो यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ, यहाँ पे था 1, इसके बाद हमने 20 को लिखना है, ठीक है ना, और 20 के साथ माइनस लगाना है, और ये सारा आपको पिछली वीडियो में पता है कैसे डिटरमिनेंट, तो ये वाली गई और ये वाली गई, इसके नीचे वाली ये वाली, यानी ये वाली लाइन जाएगी, ये वाली इतनी, ठीक है ना, ये जाएगी और इधर से ये वाली जाएगी, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, बाकी जो बचा लिखेंगे, तो क्या आएगा 0 10 10 और 20, और इसी तरह ये 0 है ये लिख लें, अब आपको पता है कौन सी जाएंगी, ये वाली और ये वाली जाएंगी, तो ये 0 0, ये नाम ही लिखें क्योंकि ये सारा 0 है ना, फिर भी मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, तो बच्चों ये 1 आ जाएगा, इसको खोलें, ये 20 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही, और 30 10 से होगा कितना हो जाएगा 300, तो माइनस का आएगा 300 माइनस 20, और फिर देखें ये क्या आ जाएगा बच्चों 0, और 10 को 10 से देंगे कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा, और ये सारी रकम 0 हो जाएगी, जो भी इसका डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा वो 0 से मल्टीप्लाई होकर सारे ही 0, ये हो जाएगा माइनस का 300, और ये माइनस माइनस प्लस 20 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, चलो ये हो जाएगा 20 को 100 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 2000, कितना आ जाएगा 2000, तो ये आप देख लें ये कितना आ रहा है 1700 आ रहा है, जो कि क्या है एक नॉन जीरो वैल्यू है, अगर नॉन जीरो वैल्यू है तो हमें पता है ऐसे मैट्रिक्स का नाम क्या बन जाता है, ऐसे मैट्रिक्स का नाम बच्चों बन जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या बन जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, तो हम कह सकते हैं दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका सवाल पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 देखें, क्या कहता है, मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच द फॉलोइंग मैट्रिसेस बिकम सिंगुलर, जिन वैल्यूज पर ये लैम्डा, लैम्डा की वो वैल्यू फाइंड करें जिस पर ये मैट्रिक्स क्या बन जाए सिंगुलर, इस तरह आपको समझना मुश्किल है, इस तरह आप समझ लेंगे, वो कहना ये चाहता है कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें और जो आपको मैट्रिक्स दिया गया है वो है सिंगुलर, ठीक है, तो गिवन दैट यहाँ पे लिख लें, बाय गिवन कंडीशन लिख लें, ज्यादा बेस्ट यही है, क्या लिख लें, बाय गिवन कंडीशन लिख के आपने इस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रख लेना, फिर लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, यानी इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल, लैम्डा 3 2 4, डिटर्मिनेंट किसके इक्वल रख लेंगे 0 के इक्वल, तो यहाँ पे इसको हल कर लेंगे तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, लैम्डा किससे 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4 लैम्डा, और 3 किससे होगा 2 से, ये हो जाएगा 6, तो माइनस का 6 उधर ले जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 6, तो ये बच्चों कितना रह जाएगा लैम्डा 6/4, तो ये रह जाएगा 3/2, तो इसके बाद ये दोनों 3/3 के हैं, चलो मैं आपको तीसरा पार्ट इसका करवा देता हूँ, तीसरा पार्ट इसका देख लें, तीसरे पार्ट में जो आपको दिया है आपने क्या लिखना है, क्या पहले क्या लिखेंगे, बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन लिखें और ये डिटर्मिनेंट किसके को रख लेंगे 0 के इक्वल, लैम्डा 1 0 1 लैम्डा 2 0 2 लैम्डा, और ये किसके को रख लेंगे 0 के, अब इसको खोलेंगे भी लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, खोलेंगे कैसे, यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा और यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स आएगा, ख्याल करें इसके नीचे वाला कॉलम और इसके सामने जो रो आ रही है वो इग्नोर कर देंगे, बाकी जो बचा हुआ यहाँ पे, तो कौन कौन सा बचा है लैम्डा 2 2 लैम्डा, फिर +1 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको पता है -1 लिखते हैं, दरमियान वाली रकम के साथ -1 लगाते हैं, फिर यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट है, कौन सा आएगा इसके नीचे वाला कॉलम और ये वाली रो क्या करेंगे छोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 2 0 लैम्डा,
इसी तरह आगे 0 है, ये लिखना है तो लिख लें, उसने वैसे ये सारा 0 ही कर देना है। तो यहाँ आ जाएगा 1 लैम्डा 0 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, खोलते हैं, इसको क्या आ जाएगा लैम्डा, लैम्डा को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया लैम्डा स्क्वायर, और 2 को 2 से किया 4, -1 1 को लैम्डा से किया लैम्डा, और 2 को 0 से किया 0, और ये सारी रकम ही 0 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा को लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया लैम्डा क्यूब, लैम्डा को 4 से किया -4 लैम्डा, लैम्डा क्यूब -4 लैम्डा, और ये रह जाएगा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। बाकी सारा ये खत्म 0। तो लैम्डा क्यूब -5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लें तो लैम्डा स्क्वायर -5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे 0 के इक्वल रखेंगे, यानी लैम्डा को भी 0 के इक्वल और लैम्डा स्क्वायर -5 को भी 0 के इक्वल। तो माइनस का 5 उधर ले जाए क्या आ जाएगा प्लस का 5, तो स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा +-5 का अंडर। आगे तो ये हल नहीं हो सकता, तो लैम्डा की ये दो वैल्यूज मिल गई हैं, तीन वैल्यू सॉरी, ये दो वैल्यू ये हैं और एक वैल्यू ये है। इस तरह ये सवाल आपका मुकम्मल होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो इसका है ना 3 वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करवाता हूँ। 4 में ये है कि आपको पहले एक चीज पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक फिक्रा लिखता हूँ या कह लो कि मैं टॉपिक का नाम लिखता हूँ, वो आपको हमने पहले सीखना है। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स। क्या फिक्रा लिखा कि किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या कोफैक्टर कैसे मालूम करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, फर्ज करें मैट्रिक्स में लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो मैं ये मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ठीक है। मेरा आपसे सवाल है कि हर एक एलिमेंट्स के कोफैक्टर मालूम करें। तो हर एक के तो यहाँ पे नहीं करेंगे, काफी टाइम लग जाएगा, जब सवाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे हम कर लेंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ ये चलें इस 4 का बताएं कोफैक्टर क्या बनेंगे इस 4 के। तो इसका तरीका ये है, 4 का जब हमने कोफैक्टर बनाना है ना, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल A, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 4 की पोजीशन क्या है वो लिखेंगे। तो 4 की पोजीशन क्या है यहाँ पे वो देखने के लिए हम देखेंगे 4 कौन सी रो पे है, दूसरी रो पे वो 2 लिख देंगे, और कौन से कॉलम पे है पहले कॉलम पे, जो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, ठीक है। तो 2 1 बन जाएगा, 4 की पोजीशन क्या है 2 1। आगे हमने क्या लिखना है -1 लिखना है, और ये जो आपने वैल्यूज बनाई है 2 और 1 है, ये इन दोनों को यहाँ पे प्लस कर देना है -1 की पावर में, ठीक है। और आगे आपने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट क्या लेना है 4 के जो बिल्कुल सामने वाली रो है, कौन सी रो है दूसरी रो है, ये भी छोड़ देनी है। 4 कौन से कॉलम में है पहले कॉलम में, ये भी छोड़ देनी है। बाकी जो बचा वो लिख देना। देखें ये वाली छोड़ेंगे और ये वाली छोड़ेंगे, ये वाली। तो बाकी क्या बचा 2 3 8 9 ये बचेगा ना। तो ये हम क्या करेंगे लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, यानी ये गई और ये 2 3 8 9। तो ये आ जाएगा -1 की 3 आ जाएगा, 2 और 1 कितना आ जाएगा 3, और इसको हम खोल लेंगे। चलो 9 2 18 8 3 बार 24। तो -1 की 3 कितनी आई -1, 18 -24 कितना रह जाएगा -6, और -1 इसका आ जाएगा +6। तो यहाँ तक ये मैंने 4 के कोफैक्टर। चलो अब फर्ज करो कोई आपसे कहता है कि जी इस 8 के कोफैक्टर्स बनाओ, तो कैसे बनाएंगे। पहले इस 8 की पोजीशन देखें क्या है, ए लिखें। ये ए कैपिटल ए हर किसी के लिए लिखना है। बस ये बताना है, हमने ये ख्याल रख लेना है कि जिसका आपको फैक्टर फाइंड करें उसकी पोजीशन देख लें क्या है, वो इसके साथ लिखनी है। तो हम यहाँ पे 8 का कर रहे हैं। अगर आप देखें 8 की पोजीशन क्या है, 8 कौन सी रो में है, 8 तीसरी रो में है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। और कौन से कॉलम में है दूसरे कॉलम में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। तो -1 की कितनी आ जाएगी 3 + 2, और डिटर्मिनेंट आएगा कौन सा, कौन सी रो है तीसरी रो है, ये भी इग्नोर कर देंगे। कौन सा कॉलम है दूसरा, तो ये भी इग्नोर कर देंगे। इस तरह बाकी जो बचा 1 3 और 4 6 ये हम लिख देंगे 1 3 4 6 1 3 4 6। बाद में इसको हल कर लेंगे तो इसके भी कोफैक्टर। ये है किसी भी एलिमेंट के किसी मैट्रिक्स में कोफैक्टर फाइंड करने। तो ये आपने तरीका याद रखना है। अब कोफैक्टर किस लिए होते हैं, दरअसल
आप याद करें जब आप ये 2 by 2 का मैट्रिक्स लेते थे यहाँ पे 9th क्लास में 10th में 2 6 7 8, आपसे ये सवाल करता था कि जी इसका एडजॉइंट फाइंड करें। क्या फाइंड करें? एडजॉइंट। तो आप कैसे हम इसका एडजॉइंट फाइंड करते थे? एडजॉइंट लिख के जिसका एडजॉइंट वो सिंपल था, इसकी हम जगह बदल देते थे, 8 को इधर लिख देते 2 को, और इनके साइन बदल देते थे। प्लस का 6 क्या कर देते थे? माइनस का 6, प्लस का 7 क्या कर देते थे? माइनस का 7 कर देते थे। ठीक है ना? तो इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का क्या करते थे? एडजॉइंट हम फाइंड करते थे, अगर बशर्ते कि मैट्रिक्स क्या है? 2 by 2 का है। लेकिन सवाल ये है कि अगर मैट्रिक्स आ जाए 3 by 3 का, जैसे ये है 3 4 6 7 8 9 1 2 0, फर्ज करो ये है ना, तो इसका हमने फाइंड करना है एडजॉइंट। तो इसका एडजॉइंट तो ऐसे नहीं ना, ना तो हम इस तरह कह देंगे इसकी अलामत ये इसकी वो नहीं, सीन नहीं है, नो एलिमेंट्स है, तो आप कैसे करेंगे? तो इसका जो होता है ना, इस तरह का 3 by 3 मैट्रिक्स आ जाए, 3 by 3 आ जाए, तो इसका आपने एडजॉइंट लेना है। तो उसका तरीका ये होता है कि आपने हर एक एलिमेंट्स के लेने कोफैक्टर। 3 का कोफैक्टर लेना है। 3 का कोफैक्टर किस तरह रिप्रेजेंट होगा? a 1 1। फिर इसका भी कोफैक्टर लेना है, क्या आएगा इसका? a 1 2। इसका कोफैक्टर कैसे डिनोट होगा? a 1 3। और आगे 7 का a 2 1 a 2 2 a 2 3। इसी तरह a का 3 1 a का 3 2 और a का 3 3। और ये हम क्या कर देंगे? इसको इस तरह बंद कर देंगे। बाद में इसका लेंगे ट्रांसपोज। तो जो आंसर आएगा वो बेसिकली ए का क्या होगा? एडजॉइंट होगा। यानी करना क्या है, हमने हर एक एलिमेंट के, सबसे पहले काम तो ये करना है, हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर मालूम करने हैं। कोफैक्टर जब आ जाएंगे, फिर हमने क्या करना है? उनका ट्रांसपोज लेना है, फिर जाके हमें एडजॉइंट मिलेगा, अगर आपके पास 3 by 3 का मैट्रिक्स है। समझ रहे बात? तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आएगी सवाल होगी। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ही कर लेते हैं। 4 का फर्स्ट पार्ट देखें। 4 का फर्स्ट पार्ट, ए बराबर क्या है हमारे पास? ए हमें नजर आ रहा है, बल्कि जो हमने प्रूफ करना है वो मैं लिखने लगा हूं। ए को कहता है मल्टीप्लाई करें किसके? ए के एडजॉइंट के साथ। ए को मल्टीप्लाई करें ए के एडजॉइंट, इसका आंसर आना चाहिए ए के डिटर्मिनेंट और I3। ए का डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करें A3 से, I3 से, आइडेंटिटी से, जो आंसर आए वो आंसर बराबर होना चाहिए ए को मल्टीप्लाई करने, ए और ए को एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करने से उसके बराबर होना चाहिए, यानी ये दोनों साइडों का आंसर। तो देखें यहाँ पे मैं कौन कौन सी चीजों की जरूरत है वो मैं आपको पहले बता दूं। हमें यहाँ पे जरूरत है बच्चों ए की। ए हमारे पास मौजूद है, अब देख लें ए तो उसने दिया है ना, इसका तो मसला नहीं रहा। बाकी मसला रहता है एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसका मतलब हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। और इस तरह ए का डिटर्मिनेंट हमें चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट भी निकालेंगे। और इस तरह हमें I3 भी चाहिए। I3 निकालना निकालना नहीं होता, हमें वैसे ही पता होता है। एस I3 उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो, बाकी सारी क्या हो? 0 हो। तो पहला, सबसे पहला काम हम निकालते हैं इसके कोफैक्टर्स। वी फर्स्ट यहाँ पे लिखें, वी फर्स्ट कैलकुलेट कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स, हाँ जी बच्चों, सबसे पहले बच्चों कोफैक्टर इस 1 के बनेंगे, साफ जाहिर है। तो 1 के कोफैक्टर क्या बनेंगे? ए यूज करेंगे। आप ए की जगह पे कोई और भी यूज कर लें, बी कर लें, तो हम ए ही करेंगे। तो कौन सी पोजीशन है इसकी? पोजीशन तो बड़ी आसान है, 1 1 ही आएगी। और -1 की कितनी आ जाएगी? 1 + 1। और आगे डिटर्मिनेंट कौन सा आएगा? ये वाला कॉलम, ये वाली रो, 4 7 8 6। 4 7 8 6। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हमें मिल जाएगा जी, -1 की 2 हो जाएगी। और ये डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा? 4 6 24, 8 7 56। 4 से 24 8 7 56, ये -1 की 2 +1, इसको ना भी लिखे। 24 - 56 का आंसर आ जाएगा जी। 24 - 56 का आंसर आएगा, सॉरी मैं कैलकुलेटर देख रहा था, मिल गया मुझे। 24 - 76, 24 - 56 का 24 - 56, यह आ जाएगा माइनस का 32। कितना आ जाएगा? -32। ये को फैक्टर आ गया किसके? A11 के। अगले एलिमेंट की तरफ चलते हैं।
A12 के कोफैक्टर, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। देखें कौन सी पोजीशन है, यानी हम 3 का अब निकालना चाह रहे हैं, तो ये है 1 2 आएगा। तो इसके देखें कौन सा पावर कितनी आ जाएगी, 1 + 2, और बच्चों ये आ जाएगा इसका। देखें ये पहली रो है, तो ये वाली रो भी जाएगी, ये भी नहीं लिखेंगे ये वाली। और दूसरा कॉलम है, दूसरा कॉलम भी क्या करेंगे, छोड़ देंगे, जो बाकी बचेगा लिख देंगे 2796। कितना आ जाएगा, 2796, 2796, ठीक है। तो ये -1 की 3 हो जाएगी, और ये रह जाएगा 2 6 12, 9 7 63। तो बच्चों 12 - 63, एक तो ये भी ख्याल रखना, इधर से -1 भी ये आएगा, क्योंकि -1 की 3 -1 के बराबर। तो पहले तो 12 - 63 का जवाब बना लें, ये आएगा बच्चों -51, तो ये हो जाएगा प्लस का 51। कितना आ जाएगा, प्लस का 51। इसी तरह कोफैक्टर आप निकालने अगले एलिमेंट के, कौन से, 1 3 के, तो कैसे आ जाएगा, -1 की 1 + 3, तो क्या आ जाएगा, पहली रो ये भी छोड़ देंगे, तीसरा कॉलम ये भी छोड़ देंगे, 2498, 2498, ये आ जाएगा -1 की 4, और ये आ जाएगा 8 तो 16, 9 4 36, तो 16 - 36 आ जाएगा ये आंसर, 16 - 36, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस का 20, और ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ओवरऑल माइनस ही रहेगा। तो मैंने पहली रो के कोफैक्टर्स आपको बता दिए बच्चों। अब अगली दो रो के जो कोफैक्टर्स है वो आपने खुद फाइंड करने हैं, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट देख के बुक से रिजल्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि टाइम की बचत हमने करनी है, इतना टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा बच्चों, यानी 2 1 के कोफैक्टर्स आ जाएंगे। अगली रो के मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, 2 1, यानी 2 का कोफैक्टर क्या आएगा, 2 1 ही बनेगा ना। तो ये 2 1 का जो आंसर है, जब आप इसको हल करेंगे, 2 1 का आंसर बच्चों मिल जाएगा 22। इसी तरह 4 का कोफैक्टर A22, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो A22 का जो कोफैक्टर आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 39। इसी तरह आगे आ रहा है 7, तो 7 कौन सी पोजीशन है, 2 3, तो 2 3 का कोफैक्टर कितना आ रहा है, 19। इसी तरह बच्चों आगे आ जाए A31, A31 का कोफैक्टर कितना मिल रहा है हमें, 1 मिल रहा है। इसी तरह A32 का कोफैक्टर 3 मिल रहा है, A32 का कोफैक्टर कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। और इसी तरह A33 का कोफैक्टर हमें मिल रहा है -2, क्या मिल रहा है, -2। तो देख लें आप, मैंने ये सारे लिख दिए हैं, 3 आपको कैलकुलेट करके भी दिखा दिए, बाकियों का मैंने रिजल्ट लिया है। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट भी चाहिए। अब आपको डिटर्मिनेंट तो अच्छी तरह आता है, आप कैसे फाइंड करते हैं, काफी दिन हो गए हम ये काम कर रहे हैं। तो ए का जो डिटर्मिनेंट आया बच्चों, वो भी मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही लिखूंगा। ए का डिटर्मिनेंट आ रहा है जी 21 के इक्वल। किसके इक्वल आ रहा है, 21। इतना काम करने के बाद अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। ये देखें, ये सारा काम हमें करना पड़ना था, फिर ही हम ये लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आप देख लें किसके बराबर है, a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a को मल्टीप्लाई करना है किसके, सॉरी अभी एडजॉइंट नहीं आया, सॉरी, ये थोड़ा सा मैं इसको सेट कर दूं। अभी हमने इसके कोफैक्टर्स निकाल लिए, कोफैक्टर्स के बाद इसका जो एडजॉइंट आएगा वो किसके बराबर होगा, अभी मैंने आपको बताया था। सारे कोफैक्टर्स लिखे हैं, यानी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A31, A32, A33, ये पुट करके इसका लेना है ट्रांसपोज। तो ये सारे कोफैक्टर यहाँ पे पुट करते हैं। A11 कितना है, देख लें, A11 कितना है, -32, -32। A12 कितना है, 51, और A13 आया है बच्चों -20। और इस तरह ये आ रहा है 22, ये आ रहा है -39, और ये आ रहा है 19। इस तरह ये आ रहा है 1, ये आ रहा है 3, और ये आ रहा है -2, और इसका क्या आ रहा है, ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये कितना रिजल्ट हमें मिलेगा, ट्रांसपोज जब लेंगे आपको पता है इसकी रोज को कॉलम बना देना, -32, 51, -20, इस तरह 22, -39 और 3,
22 माइनस 39 और 19, और इस तरह ये आ जाएगा 13 - 2। तो ये तो आ गया अभी हमारे पास को यानी अर्जाइंट आ गया ए का। अब अर्जाइंट भी आ गया, ए का डिटर्मिनेंट मैंने पहले लिख दिया था, वो आपको मालूम तो आपने खुद ही करना है। तो दोबारा लिख देता हूँ, ए का जो डिटर्मिनेंट है वो बराबर है बच्चों, जब आप हल करेंगे 21। इतना काम करने के बाद कोफैक्टर्स निकाले, कोफैक्टर के बाद ट्रांसफर लिया, अर्जाइंट है, अर्जाइंट के बाद डिटर्मिनेंट लिया। तो अब हम इसकी क्या करेंगे, पहले पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करें। तो जो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, ए को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, अर्जाइंट ऑफ ए के साथ। तो ठीक है, ए की वैल्यू क्या है वो पुट करते हैं, 135 247 986, और आगे जॉइंट ऑफ ए वो लिखेंगे। जॉइंट ऑफ ए कितना आया है, -32 22 -32 22 -32 22, और इसके बाद आ रहा है जी 1, फिर 51, फिर -39 3, फिर आ रहा है -39 3 -20 -19 और -2। इनको मल्टीप्लाई कर रहा है बच्चों, आपको पता ही है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 21 0 0 0 21 0, और ये आ जाएगा 0 0 21। तो यहाँ तक तो आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने किसका निकालना है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड में बच्चों लिखा है कि ए के डिटर्मिनेंट को आपने मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, I3 के साथ, I3 के साथ, ठीक है। तो I3 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे एक डिटर्मिनेंट से। तो ए का डिटर्मिनेंट कितना है, अभी हमने देखा था 21 आया था, और I3 कितना होगा याद करें। अगर मैं आपसे कहूँ I2 क्या होता है, तो आपको पता है ये वाला I2 होता है, 2/2 का नहीं लेना है। और अगर I3 आपसे पूछूं तो आप बता सकते हैं 1 1 1, बाकी सारे क्या होते हैं 0, ठीक है ना। तो ये I3, इसी तरह यहाँ पे भी ये ए का डिटर्मिनेंट आ रहा था, वो कितना आ रहा है 21 आ गया, I3 आ रहा है, I3 कितना आ रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो बच्चों इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 21 को अंदर, तो अंदर करेंगे बाकी सारे तो जीरो है ना, ये वाला भी 21, ये वाला भी 21, ये वाला भी 21, बाकी सारे क्या हो जाने 0। तो अब हम क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट का आंसर क्या है, इक्वल। यहां तक तो हुआ पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे, कोई मसला नहीं है। आपने अर्जाइंट लेना है ए का, जो वो आप ले चुके हैं, आपने उसका क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। ए का अर्जाइंट का डिटर्मिनेंट ये है लेफ्ट साइड। राइट साइड पे क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट लेना है, उसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इसमें भी ऐसा ही है कि आपने अर्जाइंट ऑफ ए का दोबारा क्या लेना है, अर्जाइंट। यानी मतलब क्या हुआ कि आपका जो अर्जाइंट है ना, एक अर्जाइंट वो हमारे पास ये है ना, एक अर्जाइंट, इसका दोबारा अर्जाइंट, इसका दोबारा क्या है, इसके कोफैक्टर्स बनाए, सबके कोफैक्टर निकालें, फिर उसका ले ट्रांसपोज। तो इसका क्या वो आ जाएगा आपके पास, इस मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा आपके पास, अर्जाइंट। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। इसकी राइट हैंड साइड क्या है, क्या आपने ए का डिटर्मिनेंट लेना, फिर ए लेना है, उनको मल्टीप्लाई करवा देना। तो यहाँ तक आपकी हो जाएगी, राइट हैंड साइड का भी आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज पूरी होती है। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज पर आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।